पुस्तक का नाम चेतन मन और उसका सुनियोजन। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। विचारों की व्यापकता और सशक्तता। जिस क्षेत्र में जिस प्रकार के लोग बहुलता से रहते हैं अथवा जहाँ का चिंतन एक स्तर का चलता रहता है, वहाँ का वातावरण एक विशेष प्रकार की विशेषता से अनुप्राणित हो जाता है। सामूहिकता की शक्ति अपने आप में एक विशेष प्रकार की क्षमता से भर जाती। संयुक्त शक्ति की महिमा से सभी लोग परिचित हैं। इसके चमत्कार देखना हो तो एक स्वभाव के एक जैसे लोगों के एक साथ रहने पर जो प्रभाव बनता है उसका अवलोकन करना चाहिए। मरघट में डरावना वातावरण रहता है। वहां आए दिन मुर्दे जलते हैं। ऐसा भी होता है कि दाह संस्कार के लिए जो लोग आते हैं उनमें अधिकांश के मन में विछोह, वेदना और शोक भरी भावना रहती। मुर्दे के जल जाने और उस कृत्य में सम्मिलित होने के लिए आए लोगों के चले जाने पर भी विशेष संवेदनाओं का प्रभाव उस भूमि पर बना रहता है। बहुत समय वही क्रम चलते रहने पर वह भूमि, वहाँ के पेड़ पौधे उन संस्कारों को अपने में धारण कर लेते हैं। फल यह होता है कि जो भी वहाँ पहुँचता है वह अपने में एक विशेष प्रकार की सनसनी अनुभव करता है और भयभीत जैसी मनःस्थिति बनते जाने का अनुभव करता है। कसाई खाने में जहाँ जानवर कटते रहते हैं वहाँ अस्वच्छता तो रहती, तनाव भी ऐसा ही होता है कि कटने वाले प्राणियों की चटपटाहट उस क्षेत्र पर हावी हो जाती है। आसपास रहने वालों के चित्त में उद्विग्नता पैदा करती, न उन्हें चैन से बैठने देती है और न शांति अनुभव करने देती। वैश्यालियों के मोहल्लों में नशेबाजों का जमघट जुटने वालों स्थानों से भी कुछ ऐसी ही उद्विग्न करने वाली स्थिति रहती। कोई कुछ कहे सुनाए तो भी मन में उन गतिविधियों में भागीदार बनने के लिए ललक उठने लगे। धीरे धीरे विचार जोर पकड़ते जाते हैं और मन ललचाकर वह चल रही प्रवृत्तियों में भागीदार बनने के लिए कदम बढ़ाने लगता है। यह सामूहिक शक्ति से उत्पन्न हुआ प्रतिफल है। इसे काटने में कोई प्रबल मनस्वी ही सफल होते हैं। अन्यथा देखा यही गया है कि बड़े प्रवाह में छोड़ा गया जल भी उसी प्रवाह में पड़कर उसी दिशा में बहने लगता है। सिपाहियों की सेना के संपर्क में रहने पर दुर्बल मन वालों की भी भुजाएं फड़कने लगती। नृत्य, गायन, वाद्य की कलोल में अपना मन भी तरंगित हो उठता है। मेले ठेले में, उत्सव आयोजन में जहाँ अधिक भीड़ जमती है वहाँ अपना मन भी सम्मिलित होने के लिए मचलने लगता है। अश्लीलता के वातावरण में अच्छे भले लोग भी कामुकता की दिशा में चलने की बात सोचने लगते हैं। ऐसे कम ही लोग होते हैं जो अपने दृढ़ निश्चय पर अटल बने रहें और वातावरण को अपने ऊपर हावी ना होने दें। आंधी चलती है तो पत्तियां, टहनियां हिलने लगती हैं। कमजोर पेड़ पौधे तो उखड़ भी जाते हैं, पर ऐसे दृढ़ वट वृक्ष जहां तहां भी होते हैं जिन पर ऋतुओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो न केवल चट्टान की तरह अपने स्थान पर अटल खड़े रहते हैं वरन एकाकी होते हुए भी आत्मविश्वास के सहारे अपने कर्तव्य पथ पर बिना चुके चलते रहते हैं। अन्यथा मध्यवर्ती लोग हवा का रुख बदलने पर अपना तरीका भी बदल लेते हैं। कुछ एक व्यक्ति ही दृढ़ निश्चय और अविचल प्रयास वाले होते हैं, अन्यथा अधिकांश लोग बहाव के साथ बहते देखे जाते हैं। वातावरण जब युद्धोन्माद की विचारधारा से अभिप्रेरित हो जाता है, अनेकों का मन सेना में भर्ती होने और मोर्चे पर जाने के लिए करने लगता है। यह सामूहिक विचारों की संयुक्त शक्ति का प्रतिफल है। तेज धार में बहती हुई नदी में जो कुछ भी कूड़ा कचरा गिर पड़ता है वह उसी के साथ बहता चला जाता है। अंधड़ अपने साथ पत्तों को, धूली कणों को भी उड़ा ले जाता है। बहाव को रोककर बांध बांधना और पानी को अभिष्ट दिशा में मोड़ देना संभव तो है, पर है कठिन। कठिन कार्यों को संपन्न करने के लिए प्रखर प्रतिभा की आवश्यकता होती है, साथ ही प्रबल प्रयत्नों की भी। इसके लिए आवश्यक साधन भी जुटाने पड़ते हैं।
नीचे की दिशा में बहते प्रवाह को बांध के रूप में जो लोग रोक सकते हैं, उनके लिए यह भी संभव हो जाता है कि उस निरर्थक दौड़ने वाले पानी का सदुपयोग करके बिजली घर बना सकें, पवन चक्कियां चला सकें। यह श्रम साध्य प्रक्रिया जिनसे बन पड़ती है, वे अपनी मनस्विता बहते चलते हैं। अपनी विशिष्टता से अनेकों को अनुप्राणित करते हुए अपने साथ घसीटते ले चलते हैं। एक साहसी के साथ अनेकों साहसी बनते हैं, जबकि एक कायर के साथ अनेकों को कायर बनने में भी देर नहीं लगती। विचारों की शक्ति अपार है, वह ऊंचा भी उठा सकती है और नीचे गिराने में भी समर्थ है। इस शक्ति की महिमा असीम और अपार है। उसकी क्षमता को अपनाया और कर्म रूप में परिणत किया जाना चाहिए। मनुष्य अनेक प्रकार के कार्य करता है। करने से पूर्व वह प्रक्रिया विचार रूप में विकसित होती है। विचार तब बनते हैं जब अनगढ़ कल्पनाओं का बुद्धि द्वारा इतना परिमार्जन कर लिया जाता है कि वे व्यवहार में उतारने योग्य बन जाएं। विचारों का शरीर के समस्त अंग अवयवों पर आधिपत्य है। कठपुतली को धागे के सहारे बाजीगर नचाता है। मन के निर्देशन पर ही शरीर के विभिन्न अवयव निर्देशित प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। इसी का नाम कर्म है। वे मात्र विचारों की परिणति है। अपने भले बुरे कृत्यों के लिए तो विचार उत्तरदायी हैं ही। इसके अतिरिक्त वे समीपवर्ती लोगों को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। एक दो विचारशील व्यक्ति ही मिलजुल कर समूचे परिवार का स्तर एवं भविष्य विनिर्मित करते हैं। बालकों पर अभिभावकों और अध्यापकों का विशेष प्रभाव पड़ता है। बालक विशेष रूप से और बड़े सामान्य रूप से उन प्रभावों से प्रेरणा लेते हैं और अपने लिए कर्तव्य निर्धारित करते हैं। एक प्रकार के विचारों वाले जब मिलजुल कर रहने लगते हैं, एक दिशा में सोचते और कदम उठाते हैं, तो वह संगठन बन जाता है। जब तक विचारों में एकता और घनिष्ठता नहीं, तब तक भारी भीड़ भी कहीं जमा होती है तो उनका स्वरूप मात्र मेले ठेले जैसा बनेगा। प्लेटफॉर्मों, सड़कों, बसों, रेलों में अनेक बैठे और चलते फिरते दिखते हैं, पर उनके उद्देश्यों की एकता ना होने से वे मात्र भीड़ बनकर रह जाते हैं, एक दूसरे की सहायता तक नहीं कर पाते। पर जब भावनात्मक एकता और क्रिया पद्धति में एक रूपता होती है, तो छोटा समुदाय भी बड़े चमत्कार दिखाने लगता है। विचारों की विद्युत शक्ति मात्र संबंध व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहती, वरन वह समूचे अंतरिक्ष में बिखर जाती है। वे हवा की तरह उड़ते रहते हैं और जहाँ भी अपनी अनुरूपता देखते हैं, वहाँ डेरा डाल बैठते हैं। धातुओं की खदानें भी इसी प्रकार जमा होती हैं। दूर दूर तक रेत में बिखरे हुए कणों में किसी जगह एकत्रित हुआ ढेर अपने चुंबकत्व द्वारा बिखरे कणों को समीप घसीटता रहता है और छोटे से बड़ा बनता रहता है। विचारों के संबंध में भी यही बात है। वे जब भी जहाँ भी एकत्रित होते हैं, वहाँ अपना समुदाय बना लेते हैं। विभिन्न प्रकार के वर्ग इसी प्रकार बनते हैं। उनमें प्रौढ़ता, परिपक्वता आती जाती है तो क्षमता और भी अधिक बढ़ती है। अपने प्रभाव शक्ति से वे अनेकों का लपेट में लेते हैं, छोटे समुदाय को बड़ा बनाते हैं। इसी प्रकार संसार में अनेक विचारधाराएं बनती और वर्ग बनते रहे हैं। यदि कोई आदर्शवादी विचारधारा समूचे अंतरिक्ष को आच्छादित कर ले, तो एकता समता का वातावरण सहज ही बन सकता है। 21वीं सदी ऐसे ही कुछ विचार पुंजलिए साथ आ रही है। विचार प्रवाहों से विनिर्मित होता है प्रखर व्यक्तित्व। विचारणाओं, भावनाओं की उत्कृष्टता ही मानवीय उत्कर्ष का अभ्युदय का प्रमुख आधार है। जो इस तथ्य से भलीभांति अवगत हैं, वे अपनी चिंतन चेतना को सदैव ऊर्ध्वगामी बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं। विचार शक्ति की महिमा से अनभिज्ञ व्यक्तियों को जिस प्रकार अस्त व्यस्त जीवन जीने को विवश होते और अविकसित मनस्थिति में ही दम तोड़ते देखा जाता है। विचारों का स्तर विध्यात्मक या निषेधात्मक जैसा भी होगा। व्यक्तित्व भी तदनुरूप
ढलता चला जाएगा। मनःचिकित्सक डॉक्टर जॉर्ज आर बैच ने निषेधात्मक प्रकार की विचारधारा को मनुष्य का सबसे बड़ा आंतरिक शत्रु बताया है। अपनी कृति द इनर एनिमी में उन्होंने लिखा है कि संसार में इससे बढ़कर हानिप्रद दुश्मन और कोई नहीं। बाहरी शत्रु मात्र आर्थिक या शारीरिक हानि पहुंचा सकते हैं, और यदि सतर्कता बरती जाए, सावधान रहा जाए, तो उनसे लोहा लिया और निपटा भी जा सकता है। किंतु आंतरिक दुश्मन तो अंतराल में पनपने और मन मस्तिष्क में उमड़ने घुमड़ने वाले हे विचार हैं, जिन्हें असावधान व्यक्ति न तो पहचान पाते हैं और न उनसे बचने या पीछा छुड़ाने का प्रयत्न ही करते हैं। उनने इसे हैंडसम डेविल के नाम से संबोधित किया है, कारण कि वह सुंदर लुभावने सपने दिखाते और अपने मोह पास में फंसाकर अंततः पतन के गर्त में जा धकेलते हैं। जीवन क्रम को अस्त व्यस्त करके रख देने वाली इस विचार प्रक्रिया को दैत्य की श्रेणी में रखा गया है। विचार तंत्र का परिष्कार ही इस त्राण पाने का सरलतम उपाय है। विद्यात्मक विचार प्रक्रिया को अपनाकर ही आगे बढ़ा और ऊंचा उठा जा सकता है। प्रगति एवं व्यक्तित्व की प्रखरता का सूत्र सादा जीवन व उच्च चिंतन में ही निहित है। विश्व प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर वेने डायर ने द स्काई इज द लिमिट नामक पुस्तक में विचारणा की इस श्रेष्ठतम स्थिति कॉन्टोनसेंडिंग ऑथोटेरियन थिंकिंग अर्थात उत्कृष्ट प्रामाणिक चिंतन के नाम से संबोधित किया है। और इस तरह की विचार प्रक्रिया को अपनाने वाले व्यक्ति को नो लिमिट पर्सन अर्थात असीम एवं असाधारण व्यक्तित्व वाला बताया है। ऐसे व्यक्ति सामान्य जनों की अपेक्षा अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढने तथा अपने बारे में निर्णय ले सकने की क्षमता से पूर्ण होते हैं, और साथ ही परिस्थितियों के अनुरूप मन स्थिति को ढालने की कला में भी पारंगत होते हैं। उनके चिंतन की परिधि ससीम न रहकर असीम हो जाती है। स्वतंत्र एवं व्यवस्थित सूझबूझ वाले व्यक्तियों के निर्णय सही और सार्थक सिद्ध होकर रहते हैं। रेन दैकार्ते को आधुनिक दर्शन का जन्मदाता कहा जाता है। उनके कथानुसार मनुष्य में कीजीटो नामक एक विशिष्ट प्रकार की विचार ऊर्जा सतत प्रवाहित होती रहती है। यदि उसे विद्यात्मक एवं रचनात्मक दिशा में मोड़ा मरोड़ा जा सके तो मनुष्य सीमित एवं संकुचित दायरे से निकलकर अपने विराट स्वरूप की झांकी आसानी से कर सकता है। जीवन दर्शन की समस्त संभावनाएं इसी ऊर्जा प्रवाह पर निर्भर करती है। सामान्य से असामान्य बना सकने वाला जीवन तत्व इसी में विद्यमान है। डॉक्टर वेने डायर ने कीजीटो को ही नो लिमिट थिंकिंग अर्थात असीम चिंतन से संबोधित किया और बताया है कि यह मानवीय चिंतन की वह अवस्था है जिसमें ज्ञान, कर्म और विचार की चिंतन, चरित्र, व्यवहार की तीनों धाराओं का सामंजस्य समन्वय सरलतापूर्वक बैठ जाता है। केवल विचारणा मात्र ही मानवीय व्यक्तित्व का प्रतीक नहीं होती, वरन समग्र व्यक्तित्व का निर्धारण आचार और विचार दोनों से मिलकर बनता है। चरित्र का निर्माण इन्हीं से होता है। संसार में ऐसे कितने ही व्यक्ति पाए जा सकते हैं जिनके विचार बड़े ही उदार, महान और आदर्शपूर्ण होते हैं, किंतु उनकी क्रियाएं उनके अनुरूप नहीं होती। विचार पवित्र हों और कार्य अपावन, तो यह व्यक्तित्व की श्रेष्ठता कहाँ हुई? इसी प्रकार यह भी हो सकता है कि कोई ऊपर से बड़े ही सत्यवादी, आदर्शवादी और धर्मपरायण दिखते हों, किंतु भीतर कलुषपूर्ण विचारधारा ही प्रवाहित हो रही हो। दोहरे जीवन जीने वाले ऐसे व्यक्ति खरे व्यक्तित्व वाले नहीं माने जा सकते। चरित्रवान उसे ही माना जाएगा, और वास्तव में वही होता भी है जो विचार और व्यवहार दोनों को समान रूप से उच्च स्तरीय और पवित्र रखकर चलता है।